वेलकम लर्नर्स, ये हमारा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फिलोसफी पर तीसरा वीडियो है। अपने पहले वीडियो में हमने एक भूमिका बांधी थी जहां हमने दर्शन शब्द का अर्थ, भारतीय दर्शन में जो मुख्य स्कूल हुए हैं और उनका विभाजन आस्तिक और नास्तिक में, साथ ही भारतीय दर्शन से जुड़े हुए कुछ मिसकंसेप्शंस को दूर करने की हमने कोशिश की थी। इसके दूसरे वीडियो में हमने कुछ भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताओं पर चर्चा की थी, जिनमें मुख्य रूप से जितने भी भारतीय दर्शन हैं वे आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखते हैं, आत्मा में विश्वास करते हैं, संसार को दुखमय मानते हैं, संसार में दुख का कारण अज्ञानता में देखते हैं और मोक्ष में विश्वास करते हैं। इन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। अपने इस तीसरे वीडियो में हम अन्य सामान्य विशेषताओं को देखेंगे। भारतीय दार्शनिक स्कूलों का एक अन्य सामान्य लक्षण यह है कि जितने भी भारतीय दार्शनिक स्कूल हैं वो एक नैतिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि जो ये यूनिवर्स है वो इस एक इटर्नल मॉरल ऑर्डर के थ्रू काम करता है, वही इसको गवर्न करता है, उसी से ये सस्टेन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस मॉरल ऑर्डर को वायलेट कर सके। इसका सबसे पहला रेफरेंस हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, जो हमें ऋत के कॉन्सेप्ट के रूप में नज़र आता है। लेटर ऑन अलग अलग इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल्स में ये अलग अलग फॉर्म लेता है। जैसे मीमांसा में अपूर्व का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, न्याय विशेषिक में अदृष्टा का कॉन्सेप्ट मिलता है, और यही इटर्नल मॉरल ऑर्डर जो है कर्म सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आता है। चाहे वो हेटेरोडॉक्स स्कूल्स हैं जैसे जैनिज्म, बुद्धिज़्म, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं, सभी स्कूल्स जो हैं वो इस इटर्नल मॉरल ऑर्डर या फिर कहे कर्म सिद्धांत में विश्वास करते हैं। चारवाक को छोड़कर जितने भी भारतीय दार्शनिक स्कूल हैं वे सभी कर्म सिद्धांत में विश्वास करते हैं, चाहे वह थीस्टिक स्कूल हैं चाहे अथीस्टिक स्कूल हैं। कुछ स्कॉलर्स का तो ये भी मानना है कि जो इंडियन फिलोसफी का स्पिरिचुअलिस्टिक आउटलुक है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, यह उनके कर्म सिद्धांत जो है उसको एक एविडेंस प्रदान करता है। कर्म सिद्धांत जो है जो विश्व के विभिन्न व्यक्तियों के जीवन में जो विषमता है उसका कारण बतलाता है। हम देखते हैं कि सभी व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में जन्म लेते हैं, मतलब उनके भाग्य में अंतर होता है। कोई व्यक्ति जन्म से ही निर्धन है, कोई व्यक्ति जन्म से ही धनवान है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है। तो हम इस विषमता का कारण नहीं समझ पाते, क्योंकि तब तक तो उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया भी नहीं कि उन्हें उस तरीके के कष्टों का सामना करना पड़े या उनके सामने ऐसी स्थिति बने। तो इस विषमता का कारण हमें कर्म सिद्धांत बतलाता है कि जो व्यक्ति इस संसार में सुखी है, अभी सुखी है, ठीक है, और वो हमें इस जन्म में किए हुए कर्मों का फल स्वरूप नहीं नजर आता, तो वह अतीत जीवन के शुभ कर्मों का फल पा रहा है। और इसके विपरीत जो दुखी है पर अभी तो अच्छे कर्म कर रहा है, तो वह अपने पूर्व जीवन के फलों को भोग रहा है। और यह सिद्धांत ना एक व्यवहारिक सिद्धांत भी है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति के जीवन की स्थिति है, ठीक है, उसके जीवन में जो भी उसको फल मिलते हैं वो उसके ही कर्मों के अनुसार उसको मिलते हैं। अगर वो शुभ कर्म करता है तो शुभ, अशुभ कर्म करता है तो अशुभ फल उसको मिलते हैं। इसलिए जब उसको पता है कि उसके कर्मों के फल उसको मिलने वाले हैं, ठीक है, और जन्म होने पर भी ऐसी अलग अलग स्थितियां उत्पन्न हुई जहाँ पे उसको ये समझ नहीं आता कि भाई अभी हमने क्या किया इस जीवन में, अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं कि इस तरीके की विषमताएं हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये हमारा जीवन जो है वो अतीत जन्म से पहले के जीवन से जाकर जुड़ जाता है। तो हम
कहीं ना कहीं ये हमारे अंतःकरण हमारा अंतःकरण जो है अशुभ कर्म के संपादन में विरोध करता है और व्यक्ति को कुकर्म करने से बचाता है। और कर्म सिद्धांत मानने का एक फायदा यह भी है कि वह हमारी कमियों के लेके हमें एक सांत्वना प्रदान कर देता है कि भाई अगर हम में अभी कोई कमी है तो उसके लिए हम दूसरे व्यक्ति को नहीं कोसते, हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारे पूर्व में किए कर्मों का ही फल है जो हमारे सामने आ रहा है, और हम पूरी तरीके से अपने आप को उत्तरदायित्व समझते हैं अपनी स्थिति के लिए। और एक तरीके से ये हमारे मन में आशा का संचार भी कर देता है कि अगर पूरी तरीके से मेरी डेस्टिनी मेरे ही हाथ में है और मैं ही अपने भाग्य का निर्माता हूँ, तो मैं अपने कर्मों से अपने भविष्य को, अपने जीवन को सुधार भी सकता हूँ। तो इस तरीके से, क्योंकि कर्म जो है, कर्म सिद्धांत जो है वो अतीत से हमारे वर्तमान जीवन को अतीत से जोड़ता है, अगले जन्म से जोड़ता है। तो ऐसा कुछ ना कुछ द्रव्य तो है जो हमारे जो हमारे इन कर्म के फलों को पूर्व जन्म किए कर्मों के फलों को इस जन्म तक लेके आता और इस जन्म के किए कर्मों को अगले जन्म तक ले जाएगा। तो एक स्थायी आत्म द्रव्य को भारतीय दर्शन में माना गया है। तो हम बात कर रहे थे कि कर्म सिद्धांत का मतलब है कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे, और कर्म सिद्धांत में माना गया कि ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका फल प्राप्त नहीं हो। ठीक है, अगर शुभ कर्म होंगे शुभ फल होगा, अशुभ कर्म होंगे तो अशुभ फल होगा। तो इस तरीके से यह एक लॉ ऑफ कॉज़ैलिटी की तरह वर्क करता है मोरालिटी की फील्ड में। कर्म शब्द जो है दो अर्थों में यूज किया जाता है। कर्म शब्द का एक अर्थ है एक्शन, कार्य जो हम करते हैं। दूसरा अर्थ इसका है कि जो भी हम कार्य करते हैं उसका जो फल हमें मिलता है, तो फल के अर्थ में भी हम लेते हैं, और ऐसी एनर्जी जो हमारे किए गए कार्य के फल को कैरी फॉरवर्ड करती है। ठीक है, हमारे साथ रखती है कि जो भी एक्शन हमने किया है कि उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। ठीक है, तो वो जो संबंध है कार्य और उसके फल का, ठीक है, तो वो एनर्जी के फॉर्म में हमारे साथ रहता है। तो इसी फल के अर्थ में और एनर्जी के अर्थ में कर्म को तीन तरीके का बताया गया है भारतीय दर्शन में: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचयमान कर्म। हमें यहाँ पे यह समझना होगा कि जो हमारी प्रेजेंट लाइफ कंडीशन है, जो प्रेजेंट स्टेट है, वो प्रेजेंट स्टेट सिर्फ हमारे अभी प्रेजेंट एक्शन के बेसिस पर ही नहीं है, वहाँ पर हमारे पास्ट कर्मास और उसका रिजल्ट जो तब हमने फेस नहीं किया था, और सिर्फ इमीडिएट पास नहीं, जो हम इस लाइफ में है, प्रेजेंट लाइफ में है, इससे पहले वाली जो लाइफ थी, इमीडिएट पहले वाली जो लाइफ थी वही नहीं, इससे पिछली जितनी भी लाइफ है और जो भी हमने एक्शंस किए और जिसका फल अभी तक हमें नहीं मिला है, वे प्लस प्रेजेंट लाइफ का रिजल्ट है ना, वो दोनों मिलकर जो है काम करते हैं। ठीक है, तो वो इस तरीके से हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी कंडीशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो संचित कर्म वो कर्म है जो हमारे पास्ट एक्शंस है, पास्ट लाइफ के जो एक्शंस हैं वो उनका रिजल्ट है, तो उसकी वजह से अराइज होते हैं। ठीक है, पर वो अभी उनका फ्रूट मिलना शुरू नहीं हुआ। ठीक है, तो वो एक्यूमुलेट किए हुए हैं हमने, जो हमारे पास्ट कर्मास के रिजल्ट हैं। इसी का स्पेशलाइज्ड फॉर्म है डेस्टिनी कर्म या प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वो हैं जिनका रिजल्ट मिलना हमें शुरू हो गया है, वो भी पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर अभी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा तो वो हमें नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा, या हमारी पास्ट लाइफ का रिजल्ट हमें इस लाइफ में
सारे कर्मों का रिजल्ट हमें इस लाइफ में मिल रहा है। हो सकता है कि कुछ कर्मों का रिजल्ट अभी मिले और कुछ का नेक्स्ट लाइफ में मिले। ओके, तो बहुत हम बोल सकते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पर वर्क करते हैं कि कितने टाइम बाद उसका रिजल्ट सामने आएगा, इमीडिएटली आएगा, नेक्स्ट लाइफ में आएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइफ में आएगा। बट ये श्योरिटी है कि हमने एक्शन अगर कुछ किया है, ठीक है, हमने जो भी कार्य किया है तो उसका फल हमें मिलेगा जरूर। तीसरे तरीके का कर्म है संचयमान कर्म। तो जो प्रेजेंट लाइफ में हम एक्शंस कर रहे हैं और जिनका फल जो है वो हमें फ्यूचर में अवेलेबल होगा, तो उन कर्म को जो संचयमान कर्म कहते हैं। तो ये भी स्पेशलाइज्ड फॉर्म की तरह देख सकते हैं कि हम जो है कर्म को, जो प्रेजेंट लाइफ एक्शंस हैं उनके रिजल्ट्स को हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, मे बी इन to face in near future or maybe next life. इसके साथ ये भी कहा जाता है कि जो कर्म थ्योरी है वो ईश्वरवाद का खंडन करती है, ईश्वरवाद को रेफ्यूट करती है, क्योंकि ईश्वरवाद में माना जाता है कि ईश्वर है जिसने इस संसार को बनाया है या मनुष्य को बनाया है, और वही उन मनुष्यों को दुखी या सुखी, खुश करता है। पर कर्म थ्योरी तो ये बताती है कि भाई जो भी हमारी दुख और सुख हैं वो हमारे ही कर्मों से जुड़े हुए हैं। तो कर्म थ्योरी ऐसा लगता है कि थीस्टिक आइडिया जो है उसको अपोज करके मनुष्य को उसके कर्मों का कर्ता और उसके भाग्य का निर्माता स्वयं में स्थापित करता है कि हाँ, ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायित्व है। अपने सुख और दुख के लिए हम खुद ही उत्तरदायी हैं। भारतीय दर्शन में कुछ स्कूल जैसे न्याय वैशेषिक स्कूल ऐसे हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं और साथ ही वो जो है कर्म सिद्धांत को भी मानते हैं। तो कर्म सिद्धांत और ईश्वर वादी होने में कोई विरोध नहीं है। न्याय वैशेषिक मानता है कि जो कर्म सिद्धांत है और अदृश्य के रूप में जो हमारे कार्य का फल एक जन्म से दूसरे जन्म या भविष्य तक ले जाता है, तो वो अदृश्य को ईश्वर ही नियंत्रित करता है। ये अदृश्य ईश्वर के कंट्रोल में ही काम करता है। दूसरी ओर मीमांसा जो है न्याय विशेषिका के इस थॉट का खंडन करते हैं और वो मानते हैं कि जो कर्म है वो ऑटोमेटिक वे में काम करता है, वहाँ पे किसी भगवान को मानने की जरूरत नहीं है जो इस कर्म और फल को ऑपरेट करता हो। तो जितने भी फिलोसोफर्स हैं इंडिया के, उन्होंने कर्म सिद्धांत को एक या दूसरे रूप में माना है, पर यहाँ पे एक लिमिटेशन की भी बात की गई है। कर्म की फील्ड में लिमिटेशन से मतलब ये है कि अगर हम बोले कि कर्म आप अच्छे करें या बुरे करें उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, और साथ ही हम ये भी बोले कि कर्म का फल आपको उसी जीवन में उसी समय मिल जाए जिस समय आपने कर्म किया है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वर्क करते हैं। तो इससे तो ये लगता है कि व्यक्ति जो है जन्म जन्मांतर तक इसी चक्रव्यूह में फंसा ही रहेगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि वो कोई कर्म ना करे, अच्छा या बुरा कुछ ना कुछ तो करेगा और वो इस तरीके से उनका फल भोगता रहेगा, जन्म लेता रहेगा। तो भारतीय दर्शन में इस जन्म मरण के चक्र से निकलने का रास्ता भी बताया है और कर्मों के फल से ऊपर उठने का रास्ता भी बताया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भी कर्म हमारे पैशंस डिजायर्स से अफेक्टेड होते हैं, जहाँ पे किसी चीज़ से लगाव या किसी चीज़ से अवर्जन अगर हमारे भाव में होते हैं, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो
वो वैसा ही फल हमें देते हैं। पर अगर हमारा कार्य बिना किसी फल की इच्छा के किया जाए, जहाँ पे कॉन्सिक्वेंस, फ्रूट या रिजल्ट जो है हमारे माइंड में नहीं है, तो जो हमारे एक्शंस होते हैं वो हमें बंधन में डालने की बजाय जो है मुक्ति की ओर ले जाते हैं। तो जो भी एक्शंस फ्रूट या रिजल्ट की डिजायर के बिना किए जाते हैं वो मुक्ति का साधन बनते हैं। भारतीय दर्शन का एक अन्य सामान्य लक्षण यह है कि जितने भी भारतीय दार्शनिक स्कूल हैं, चारवाक स्कूल समेत, उन सब में एपिस्टेमोलॉजिकल इश्यूज डिस्कस हुए हैं, प्रमाण मीमांसीय चर्चा हुई है कि ज्ञान का माध्यम क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान के प्रकार क्या हैं, और अप्रमा क्या है, ज्ञाता कौन है, ज्ञेय क्या है, मतलब ज्ञान की वस्तु क्या है। तो ये सभी ज्ञान संबंधित प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश की गई है। चारवाक सिस्टम में हाई ऑर्डर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए हैं, इन्फ्रेंस प्रमाण को रेफ्यूट करने के लिए। ऐसे ही न्याय वैशेषिक स्कूल का जो प्राइम कंसर्न है वो लॉजिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल इश्यूज को डिस्कस करना है। तो जितने भी इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल हैं, नो के नो इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल्स में हमें मेटाफिजिकल डिस्कशन के साथ साथ एपिस्टेमोलॉजिकल इश्यूज भी डिस्कस, एपिस्टेमोलॉजिकल इश्यूज पर भी चर्चा नज़र आती है। तो अगला लक्षण इसी से जुड़ा हुआ हम कह सकते हैं कि जितने भी इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं उनकी एक सिंथेटिक अप्रोच है। सिंथेटिक से यहाँ पे मतलब है कि एक समन्वयवादी अप्रोच है, जहाँ पे एपिस्टेमोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और एथिकल डिस्कशन को जो है महत्व दिया गया है। तो ह्यूमन लाइफ से जुड़ी हुई हर एस्पेक्ट को खोजा गया है।